हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा एक और वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ जिसका नाम है वेडिंग बाय लक। इसमें बेसिकली चेंज ब्राइड वाला कंसेप्ट होने वाला है और साथ ही यह एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है जिसमें लनवांगजी टॉप होने वाला है और विभूषण बॉटम। अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है जियांग महल को दिखाकर। यह महल रात के अंधेरे में भी स्वर्ग के समान दिख रहा है। महल का कोना कोना लाइट की रोशनी से जगमगा रहा है और वहीं कमल के फूलों की धीमी धीमी खुशबू महल की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियांग महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। यह खामोशी इतनी भयानक है कि किसी के भी दिल को पसीज सकती है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बेड में एक लड़की अधमरी अवस्था में लेटी हुई है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में खून का एक बूंद भी ना हो और सर्द रातों की तरह उसके शरीर का तापमान भी गिरता ही जा रहा है। तभी हमें एक चाबुक मारने की आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं कि ठीक बेड के सामने एक औरत एक ज़मीन पर लेटे हुए मीन्स पेट के बल लेटे हुए लड़के पे बार बार अपने चाबुक से उस पे वार कर रही है। लेकिन वह व्यक्ति बेसुध होकर पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो उसे कोई दर्द ना हो रहा हो, परंतु वास्तव में वह पहले से ही इतनी मार झेल चुका है कि उसका शरीर अब जवाब दे चुका है और वह बेहोश हो गया है। उसके पीछे के कपड़े चाबुक की मार न सह पाने की वजह से फट चुके हैं, जिसके कारण अब उसका पूरा पीठ दिखाई दे रहा है, जो कि पूरी तरह लाल रंग यानी कि खून से सन चुका है। इसके साथ साथ उसके कपड़े भी और ज़मीन भी उसी रंग में रंग चुके हैं। अब हम देखते हैं वह औरत एक और बार चाबुक से मारने वाली होती है। तभी हमें आवाज़ आती है, बस करो माँ, वो पहले ही बेहोश हो चुका है। तभी वह औरत कहती है, चैंग तुम चुप हो जाओ। तो जी हाँ, ये मारने वाली औरत और कोई नहीं मैडम यू है, जो कि अपने जीडियान से विंग को मार रही है। अब आगे चैंग कहता है, शिजे ने जहर खाया तो इसमें विंग का क्या गलती है माँ? और वैसे भी शिजे ने आपको पहले ये बता दिया था कि वह जिन दुश्मन से प्यार करती है और वह लानाजी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आपने ही तो उन्हें फोर्स किया था। तो अब ये सब क्यों कर रही है आप? क्यों बार बार विंग को मार रही हैं? यह सुनते ही मैडम यू अपने हाथ में मुट्ठी कसती है और कहती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और यानली के लिए क्या सही है क्या नहीं ये मैं सब जानती हूँ। और यानली की शादी तो मैं लानवंग जी से करा कर ही रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन जब तक यानली ठीक नहीं हो जाती तब तक इस विभूषण को ही यानली बनकर यहाँ से शादी करके जाना होगा। और मैं भी देखती हूँ कि यह कब तक शादी के लिए हाँ नहीं करता। ऐसा कहकर मैडम यू गुस्से से अपने पैर पटकती हुई यानली के रूम से बाहर निकल जाती है। जियांग फेमियान भी वहीं खड़े हैं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे हैं, लेकिन वह अपनी बीवी के सामने कुछ नहीं कह सकते। वह बस मन में यही बात कहते हैं, आइन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे अंकल हूँ
परंतु तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मैं बहुत विवश हूँ। प्लीज़, हो सकता है तो तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, इतना दूर कि यूँ तुम्हें कभी ढूंढ ना पाए। मैं बस यही दुआ करता हूँ भगवान से कि तुम्हें भगवान हमेशा खुशी दे। ऐसा कहते हुए जियांग फेमियान धीमे कदमों से और उदास चेहरा लेकर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। और फिर वह सीधा हीलर रूम में जाकर हीलर को कहते हैं कि विंग की ट्रीटमेंट करने जाओ। वहीं दूसरी ओर जियांग चैन भागा भागा आता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरे आंसुओं से भरी हुई है और विंग से कहता है, विंग प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो, देखो माँ चली गई है, प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो। यह कहते हुए वह विंग को जोर जोर से हिलाने लगता है और फिर वह विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अकेले नहीं उठा पा रहा होता है। तभी देखते हैं कि दो हीलर्स अंदर आते हैं और वो जियांग चैन के साथ हेल्प करके विभूषण को उसके पीठ के बल लिटा देते हैं। फिर जियांग चैन हीलर से कहता है, प्लीज़ जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। उसके बाद हीलर्स अपने काम करना स्टार्ट करते हैं। वो पहले विंग के वुंड को अच्छे से क्लीन करते हैं फिर उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करके उसे बैंडेज कर देते हैं और फिर जियांग चैन से कहते हैं कि मेडिसिन कैसे कैसे देने बोल के वो उन्हें उसे एक मेडिसिन का पाउच जो है वो पकड़ा देते हैं। उसके बाद वो हीलर्स वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चैन मन में सोचता है, माँ आप ऐसा क्यों करती हैं? वो आपका सगा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? वो हमसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और बस एक ही बार तो उसने आपके लिए आपका कुछ काम करने से मना किया है, तो फिर ऐसा क्यों? तो हम अभी इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, इससे 2 दिन पहले का। हम देखते हैं कि मैडम यू अपने रूम में है। फिर यानली डरी सहमी सी धीमे धीमे कदमों से मैडम यू के पास आती है और कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ कहना था। मैडम यू कहती है, हाँ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ मैं लानवांग जी से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही मैडम यू गुस्से से उठ जाती है और कहती है, यानली ये तुम क्या कह रही हो और कौन है वो? फिर यानली डरते डरते कहती है, जिन शुआन। यह सुन के तो मैडम यू का मतलब नेक्स्ट लेवल का गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राइवल के बेटे से प्यार करने की? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें लानवांग जी से ही शादी करनी है। यदि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ लानवांग जी से। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो तुम्हारी शादी किससे भी नहीं होगी। यह कहकर वो नीचे बैठ जाती है। यानली थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है। फिर वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है तो मैडम भी उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती है। यानली डर के वहाँ से चली जाती है। आंखों में आंसू भरते हुए यानली अपने रूम पहुँचती है और वहाँ पर फूट फूट के रोने लगती है। मैडम यू जियांग फेमियान को भी बता देते हैं कि यानली जिन जीशॉन से प्यार करती है और वह लानवांग जी से शादी नहीं करना चाहती। तो जियांग फेमियान कहते हैं, यू अगर बच्चों के लिए हमें अपने दुश्मनी को भुलाना पड़े तो कोई बात नहीं। इतना सुनते ही मैडम यू जियांग फेमियान को एक ग्लेयर देते हैं और कहते हैं,
मैं आपसे कोई सलाह मशवरा मांगने नहीं आई हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ और मैं अपना डिसीजन सुना रही हूँ कि यानली की शादी होगी तो लानवांग से ही। यह कहते हुए वह वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। अब जियांग फेमियान एक हारे हुए इंसान की तरह वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि जो जियांग फेमियान है वो दरअसल में एक घर जुआई हैं। मीन्स घर जुआई, समझ आ गया ना आपको। तो जो है मैडम, ये जो जियांग का जो पूरा क्लान है वो मैडम यू के फादर का था। तो जो जियांग फेमियान है वहाँ पे एक हेड डिसिपल हुआ करते थे। तो जब मैडम यू को उनसे प्यार हुआ तो उन्होंने अपने फादर से कह के जियांग फेमियान से शादी कर ली। और उस टाइम विंग के फादर भी वहीं पे, मीन्स फेमियान के बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो दोनों उसी क्लान में रहते थे। और जो जियांग के विंग के फादर की जो वाइफ थी वो थी कांगसे सरन। तो इस तरह से उनका एक बेबी हुआ था जिसका नाम उन्होंने विंग रखा। और शायद इसी जियांग क्लान के युद्ध के समय ही जो है वी वी कांगसे की मृत्यु हो जाती है। और फिर बेबी को बर्थ देते टाइम कांगसे सरन की भी मृत्यु हो जाती है। तो तब से जो है विंग को जियांग फेमियान ने ही पाला पोसा। मीन्स वैसे तो मैडम यू नहीं चाहती थी कि वो वी को पाले, लेकिन जियांग फेमियान के जिद से ही वो उसे वी को झेलती आ रही है। मैडम यू को ऐसा लगता था कि शायद जियांग फेमियान और कांगसे सरन का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसीलिए वो विंग से प्यार नहीं करती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक दूसरे को एज अ भाई बहन की तरह ही ट्रीट करते थे। अब स्टोरी पे आते हैं। अभी हम देखते हैं कि लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं। तभी जियांग चैन किसी काम के लिए यानली के रूम में जाता है। तो वो देखता है कि यानली बिस्तर पे लेटी हुई है। जियांग चैन कहता है, शिजिए देखो ना, ये विंग मुझे बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन वो देखता है कि यानली कुछ हरकत नहीं कर रही है, तो उसके पास जाता है। तो यानली की हालत देखकर जियांग चैन एकदम से चिल्ला पड़ता है, शिजिए। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी जाता है। तो वो देखता है कि यानली का फेस नीला पड़ना स्टार्ट हो गया है और उसके हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं वो भी ठंडे हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी सभी घर वालों को बुलाता है, माँ, विंग, फादर। ये मीन्स जियांग चैन की यह आवाज़ सुन के सभी लोग भागते भागते आते हैं। तो देखते हैं कि जियांग यानली अधमरी हालत में वहाँ पे लेटी हुई है। मैडम ये जल्दी जल्दी कह के ये हीलर्स को बुलावा भेज देती है। हीलर्स तुरंत आते हैं और वो यानली को देखते हैं। फिर वह कहते हैं, लगता है राजकुमारी ने किसी तरह का पॉइजन खाया है, लेकिन अभी हमें पता नहीं लग पाया है। इसके लिए तकरीबन आधा 1 घंटा लग जाएगा पता लगाने के लिए कि पॉइजन किस चीज़ का है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्हें टाइम पे पता चल गया है हमें कि इन्होंने पॉइजन खाया, तो जहर अभी पूरी तरीके से फैला नहीं है शरीर में। तो हम 1 घंटे में पता लगा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। यह कह के हीलर्स अपने रूम चले जाते हैं। यहाँ विंग, जियांग चैन और जियांग फेमियान की आंखें भर आती है और वो तीनों रोने लगते हैं। मैडम यू की भी आंखों में आंसू आती है, लेकिन वो एक स्ट्रांग वुमन है। और स्ट्रांग मीन्स वो ज़्यादा इमोशनल टाइप की पर्सन नहीं है। तो वो सबसे कहती है, रोना धोना बंद करो और जल्दी से यानली को हीलर रूम में शिफ्ट करो। यह कहकर वो कुछ गार्ड्स को इशारा करती है और वो लोग उसे यानली को हीलर रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानली को हीलर रूम में ट्रांसफ़र करने के बाद मैडम यू कुछ सोचती है। फिर वो विंग की तरफ देख के कहती है,
विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग कहता है, हाँ आंटी बोलिए। मैडम यू कहती है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। तुम्हें यानली की जगह लालवांगी से शादी करनी होगी, और जब यानली ठीक हो जाएगी उसके बाद तुम यहाँ यूनमंग में वापस आ जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये सच्चाई वहाँ जब तक यानली नहीं आ जाती किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, कुछ भी बहाना करो। लेकिन तुम्हारी ये सच्चाई कि तुम एक मेल हो, यानली नहीं, इसे किसी भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ आई मेरी बात? यह कहकर वो जाने ही वाली होती है, तभी विंग कहता है, सॉरी आंटी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैडम यू को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग ने बचपन से लेकर अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैडम यू की टाली ना हो। विंग तो ऐसा था, यदि मैडम यू उसे कहेगी विंग मर जाओ, तो वो उसी वक्त मर जाता। तो वो अपने कान पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। इवन कि जियांग चेन और जियांग फेमियान भी हैरान थे। हालांकि उसे उन दोनों को मैडम यू के डिसीजन पे वो लोग अग्री नहीं करते थे, बट स्टिल वो लोग हैरान थे कि भाई विंग ने कैसे ना बोल दिया। मैडम यू गुस्से से विंग को देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है, सॉरी आंट, लेकिन मैंने बचपन से लेकर अभी तक आपकी हर बात मानी है। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपकी ना मानी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का डिसीजन मैं खुद लूँ। इतना कहकर वो अपना सिर नीचे कर लेता है। मैडम यू को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा अपने जीडियन से एक बार विंग पे करती है, तो विंग जीडियन के वार से ही नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और वो चिल्ला पड़ता है, माँ, और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती है। इन दो माँ शब्द के अलावा विंग कुछ नहीं कहता। मैडम यू उसके करीब आती है और उसका अपने हाथों से उसका चिन जोर से दबाती हुई कहती है, तुम जिसे मैंने बचपन से पाला है और जो मेरे ही टुकड़ों पे पलता आ रहा है, गंदे नाली के कीड़े, तुम्हें तुम्हें किसने हक दिया मुझे ना कहने का? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ना कहने से मैं मान जाऊंगी? ऐसा कहते हुए वो विंग के चीक्स को झटक देती है और कहती है, एक दिन का टाइम है तुम्हारे पास। कल तक तुम्हें चाहे मन हो चाहे ना हो अपना मन बना लो शादी के लिए, और परसों मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें लान कलान भेज दूंगी। यह कह के वह उस कमरे से निकल जाती है। विंग ऐसे ही ज़मीन पे आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। तभी जियांग चैन और फेमियान आते हैं। वो विंग को उठाते हैं और उसे बिस्तर पे रखते हैं। तो विंग रोते रोते कहता है, अंकल, मैं प्लीज़, मैं नहीं करना चाहता किसी से शादी। मैंने हमेशा बचपन से लेकर अभी तक हमेशा आंटी की बात मानी है। ऐसी कोई भी बात नहीं जो मैंने मानी ना हो, लेकिन प्लीज़ मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। यह कहकर वो जियांग फेमियान के गले लग के रोने लगता है। जियांग चैन और फेमियान मैडम यू के आगे विवश है। मीन्स वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा से यही होता आ रहा है कि हमेशा हर चीज़ मैडम यू की ही मानी जाती है। कोई उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो हम देखते हैं रात के लगभग 9 बजे हैं और विंग चुपके चुपके से कहीं भाग रहा है। फिर वह महल से निकलकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं।
सभी लोग डिनर टेबल पे हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं। तभी मैडम यू कहती है, चैंग वी कहाँ है? चैंग कहता है, माँ मुझे नहीं पता, अपने कमरे में होगा वो। फिर यू कहती है, वो ब्रेकफास्ट टेबल पे क्यों नहीं आया, और उसने क्या सोचा शादी के बारे में? चैंग कुछ नहीं कहता। तभी यू कहती है, वो इशारे से एक सर्वेंट को बुलाती है और कहती है, जाओ विंग को बुला के लाओ। वो सर्वेंट ठीक है मैम मैडम कह के अंदर जाती है, और फिर कुछ ही मिनटों में वो वापस आ जाती है और कहती है, फुरैन अंदर वी गोंगजा नहीं है। यू कहती है, मैडम यू कहती है, क्या? तो वो सर्वेंट है सेम वही रिपीट करती है कि अंदर वी गोंगजा नहीं है। यह सुनते ही मैडम यू तिलमिला उठती है और वह कहती है, अभी के अभी उस वी विशान को कहीं से भी ढूंढ के मेरी नज़रों के सामने लाओ। यह कहकर वह अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देती है। सैनिक भी मैडम यू का ऑर्डर पाकर जल्दी जल्दी से चले जाते हैं, और लगभग शाम के 4 बजे सर्वेंट विंग को पकड़ के लाते हैं और लाके मैडम यू के सामने रख देते हैं। अभी उस सभा हॉल में मैडम यू, जियांग फेमियान और जियांग चेन और विंग है, और साथ में ही एक बेड पे यानली की मीन्स यानली भी लेटी हुई है, लेटी या बेहोश है जो भी है वो है। तभी मैडम यू आती है और विंग को एक जोर का तमाचा मारती है। वो तमाचा इतनी जोर का था कि विंग के गालों पे पूरे मैडम यू के हाथ के निशान पड़ जाते हैं। फिर वह अपना जीरा निकाल के विंग पे कई वार करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से भागने की, मेरी बात को ना मानने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। यह कहकर वो विंग पे बहुत ज़्यादा वार करती है और उस पर जीडियान से मार मार के उसे बेहोश कर देती है। फ्रेंड्स, अब ये सेम वही सीन है जो मैं अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब आगे। और इस तरह से जियांग चेन आंखों में आंसू लिए रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैडम यू हीलर्स के पास जाती है और कहती हैं, क्या हुआ, पता चला तुम्हें कि कौन सा पॉइजन यानी ने खाया था? तो हीलर्स पहले तो मैडम यू को वो करते हैं, फिर वो कहते हैं, हाँ फुरैन हमें पता चल गया है और हमने उसका एंटीडोट भी ले लिया है। लेकिन तो मैडम यू कहती है, लेकिन क्या? तो वो कहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पॉइजन खाया था वो काफ़ी हार्मफुल था, इसलिए हमें उनके शरीर से पूरी तरह से निकालने के लिए तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। तो मैडम यू कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, इसका अच्छे से ख्याल रखना। क्या कह के वो वहाँ से बाहर चली जाती है, और फिर बाहर आते ही अपने सर्वेंट्स को कहती है, यानली के जहर खाने के बाद, और अभी वह किलर रूम में है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कल जब शादी होगी तो विंग यानली बनकर जाएगा। ये बात अगर किसी को भी पता चली तो मुझे पता नहीं कि मैं तुम सबका क्या हाल करूँगी। यह कह के वह सर्वेंट्स को धमकाते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। सभी सर्वेंट्स मन में सोचते हैं, हे भगवान, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब हम जियांग क्लान में आ गए हैं। यह कहकर सोच कर वो अपना काम करने लग जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो विंग की उम्र है वो 20 साल है, और लनवांग जी की उम्र 25 साल होने वाली है। यानली भी 26 साल की है, और लैंशी चैन 30 ईयर्स। जियांग चैन भी 25 साल का है। अब स्टोरी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लान क्लान में भी शादी की हल्की फुल्की तैयारी चल रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है लान क्लान ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखता। तो वैसे ही उन्होंने डिसाइड किया है कि लान वांग जी के साथ कुछ एक एल्डर्स लैंशी चैन और लैन कुरन ही
शादी में जियांगलान आएंगे। तो वो लोग भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। तभी हम जिंगशी का सीन देखते हैं। वहाँ लानवांग जी अपने बिस्तर में बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे लाइन शिचन आते हैं, जिसे देखकर लानवांग जी उन्हें वो करता है। लाइन शिचन अंदर आते हैं और जाके सीधा टेबल के पास बैठ जाते हैं। लानवांग जी भी जाकर टेबल के पास बैठ जाता है। फिर लाइन शिचन को चाय सर्व करने लगता है। फिर कहता है गगो। लाइन शिचन समझ जाते हैं कि लानवांग जी क्या कहना चाहता है, तो वो कहते हैं कि आजान, क्या तुम खुश हो? तो लानजान कुछ नहीं कहता, मीन्स लानवांग जी कुछ नहीं कहता। लाइन शिचन दोबारा लानवांग जी से कहते हैं, क्या तुम्हें पता चला उस आदमी के बारे में जिसे तुम काफ़ी सालों से ढूंढ रहे थे? लानवांग जी सर हिलाकर मना कर देता है। लाइन शिचन फिर कुछ नहीं कहते हैं। 5 मिनट तक दोनों भाई वहाँ पे चुप रहते हैं। उसके बाद लाइन शिचन दोबारा कहते हैं, तो क्या तुम राजकुमारी यालनी से शादी के लिए तैयार हो? थोड़ी देर तक लानवांग जी कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद वह आंखों में एक दर्द सा लिए अपने सर हिला के हाँ का इशारा कर देता है। लाइन शिचन देख पा रहे हैं कि उनका जो ब्रदर है वह काफ़ी पेन में है, लेकिन फिर भी वह क्लान के लिए शादी करने के लिए रेडी है। तो वो कुछ नहीं कहते। फिर थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ लानवांग जी अब अकेला रूम में है। तो वो सोचता है मन में, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं तुमसे कभी दोबारा मिल पाऊंगा? यह कहते हुए वह आंख बंद करता है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम देखते हैं जियांग क्लान में विंग रात के समय विंग के कमरे में आती है। तो वो देखती है कि विंग ने आंखें खोल के रखी हुई है। मीन्स वो वैसे पीठ के बल लेटा हुआ है, बट स्टिल उसने आंखें खोली हुई है। तो वह विंग के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है, विवुशियान, मैं तुमसे दोबारा कहती हूँ कि तुम कल कुछ भी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुम यहाँ से भागते हो या फिर शादी को तोड़ने की कोशिश करते हो तो तुम ये सोच लेना कि यानली इस दुनिया में नहीं रहेगी। विंग बड़ी बड़ी आंखों से बस गर्दन को हिला के थोड़ा सा मैडम को देखता है। तो मैडम यू एक कनिंग से स्माइल देती है और कहती है, हाँ तुमने सही सुना। अगर तुमने कुछ भी चला के दिखाने की कोशिश की तो मैं यानली को, जो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो वहीं पे बंद कर दूंगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। यदि यानली को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। यह कहते हुए वह एक स्माइल लेके, छोटा सा स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो मन में कहती है, विंग, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में मैं तुम्हें जान नहीं पाई हूँ? मुझे सब पता है कि तुम्हारी जान किस में बसती है और उसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। यह सोचती हुए वह स्माइल करते हुए निकल जाती है। विंग की आंखों में दोबारा आंसू झलक आता है और फिर वह मन में सोचता है, आए बाबा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हमेशा मैं ही क्यों? यह कहकर उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगती है और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। और हम देखते हैं आधी रात हो चुकी है। तो जियांग चैन धीरे धीरे विंग के कमरे में आता है और उसके हाथ में खाने के लिए कुछ सामान है। वो आते ही देखता है कि विंग जागा हुआ है। वह विंग को लेटे लेटे ही सूप पिलाता है, आई थिंक जो उसने अपने हाथों से बनाई है।
पहले तो विंग मना करता है, फिर जैंग चैन के फोर्स करने पे वह पीने लगता है। और जैसे ही वह एक चम्मच अपने मुंह में लेता है, वो उसे थूक देता है और कहता है, छी चैंग, ये क्या बनाया? तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तो चैंग कहता है, वी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। वैसे तो माँ ने कहा था कि तुम्हें कल तक कुछ नहीं देना, फिर भी मैं देखो इतनी मेहनत से रात को जाके तुम्हारे लिए सूप बना के लाया और तुम ऐसा कह रहे हो। ये सुन के विंग के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आती है। फिर वो ना चाहते हुए भी वो पूरा सूप पी डालता है। उसके बाद चैंग उसे मेडिसिन देता है खाने के लिए और उसको खिलाकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग चैंग को जाता देख मन में बहुत खुश होता है और फिर कुछ सोचते हुए आंखें बंद कर लेता है। अब अगला दिन देखते हैं, सुबह हो चुकी है और क्लान में पूरी तरह से शादियों की तैयारी चल रही है। और अभी से लगभग 2 घंटे बाद लान क्लान वाले जैंग क्लान पहुंच जाएंगे। तभी मैडम यू आती है अंदर, तो ऐसा लगता है मानो उसके हाथ में कुछ है। वो आते ही विंग के ऊपर जो ब्लैंकेट रखा है उसे फेंकती है और फिर अपने मेड से कह के कुछ विंग के वुंड्स पे अप्लाई करने लगती है। विंग को जैसे फील होता है कि कोई उसके पीठ पे कुछ लगा रहा है, वो हिलने की कोशिश करता है। तो मैडम यू कहती है, वी उशियन, आराम से लेटर हो। फिर बेचारा विंग कुछ नहीं करता। थोड़ी ही देर में वो मेड पूरे विंग के पीठ पे वो मलहम लगा लेती है और विद इन 5 मिनट्स विंग को जो पेन हो रहा था, जो जलन हो रही थी उस घाव पे, वो एकदम से कहीं गायब हो जाता है। ये देखती ही मैडम यू एक कनिंग सा स्मेल देती हुई कहती है, क्यों विभीषण, चला गया दर्द तुम्हारा? विंग पीछे देखता है। तब मैडम यू उसके मुंह पे एक लाल कलर का आंसू, यानी कि एक वेडिंग ड्रेस, फेंक के मारती है और कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ। कह के वो बाहर जाने लगती है। फिर वो रुक जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कल क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? ऐसा कह के वो वहां से बाहर चली जाती है। विंग समझ जाता है कि मैडम यू ने क्या लगाया होगा। यह एक तरह का कोई दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसको लगाने से एक बार लगाने मात्र से जो भी, चाहे जितना भी बड़े से बड़ा घाव हो, वो 90% तक एक बार में हील कर देता है। तो वही जड़ी बूटी मैडम यू ने अपने जो भी हीलर्स को मंगवा के वही विंग को लगवाया है, ताकि वो विंग को शादी के वक्त किसी को डाउट ना हो कि उसे मारा गया है और वह इजीली शादी करके यहाँ से चला जाए। अब बेचारा विंग उठता है, उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैडम यू ने तो उसे पहले ही कह दिया है कि यदि वह शादी नहीं करेगा तो वह जियान यानली का ट्रीटमेंट वहीं पे रोक देगा। और वह ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वह यानली और जियांग चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इतना ज़्यादा शायद वह अपने पेरेंट्स के बाद बस उन दोनों से ही करता है। वह धीरे धीरे उठकर आंखों में आंसू लिए तैयार होने लगता है। विंग लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन उसकी आंखें रोने की वजह से काफ़ी लाल हो चुकी है। इतने में जियांग चैन अंदर आता है और विंग को तैयार होता देख वो दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो, तुम्हारे वुंड ठीक हो गए? या कहकर वह विंग का जो हार्मफुल है वो उठाने लगता है। तो विंग उसका हाथ वहीं रोक देता है और कहता है, चैंग मैं ठीक हूँ, आंटी मुझे वो दुर्लभ जड़ी बूटी ला के लगा के गई थी। ये सुनते ही जियांग चैन अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि मैडम यू ने यह क्यों किया होगा। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो विंग की आंखों में देखने लगता है। वो देखता है विंग की आंखों में बहुत दर्द भरा हुआ है, जैसा कि वो
जियांग चैन से कह रहा हो, प्लीज़ चैंग मेरी मदद करो। फिर चैंग विंग से कहता है, वी अभी वक्त है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए इसका बंदोबस्त कर दूंगा। ये कहकर विंग को वो खींचने लगता है। विंग वहीं रुक जाता है और फिर वह चैंग को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक्स चैंग मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन अब मेरी बारी है चीज़ के लिए सोचने के लिए। ये सुन के जियांग चैन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वह विंग को अपने से दूर करके उसकी तरफ दिखता है। तो विंग उसे पूरा बता देता है कि मैडम यू कैसे आई थी और उन्होंने विंग को धमकी दे के गई है कि यदि वह शादी नहीं करेगा तो वो यानली का ट्रीटमेंट वहीं बंद कर देगा। जियांग चैन को यह सुनते ही इतना गुस्सा आता है, वो जाने ही वाला होता है। विंग उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ चैंग मैं नहीं चाहता कि मैडम यू तुम्हें भी हर्ट करे या फिर तुम जाके मैम आंट को ऐसा बोलो जिससे कि वो तुमसे ऑफेंड हो जाए। जियांग चैन गुस्से में वहीं खड़ा रहता है। इतने में जियांग पेमैन अंदर आते हैं और विंग को उसके पास जाकर फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर वो तीनों थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं। इतने में मेड वहाँ आती है और कहती है, कुल प्रमुख फौरन आपको बाहर बुला रहे हैं। फिर वह विंग की तरफ देख के कहती है, मास्टर लान क्लान वाले आ गए हैं तो आपको भी बाहर बुला रहे हैं। लैन कुरैन विंग के फेस पे व्हील डाल देते हैं और फिर जियांग चैन और लैन और जियांग फेमियान के साथ विंग कांपते हुए कदमों से बाहर जाने लगता है। और वह जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो उसके कदम और डगमगाने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अभी यहीं पे गिर पड़ेगा। इतने में मैडम यू आती है और वह अपने पॉकेट से कुछ किसी तरह का तालिस्मान निकाल कर चुपके से विंग के कपड़ों में लगा देती है। अब जो विंग है बिल्कुल सटीक तरीके से चलने लगा है, मतलब जो चाल उसकी पहले डगमगा रही थी अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तब मैडम यू विंग का हाथ पकड़ते हुए उसको आगे ले जाने लगती है और सभी को इतना दिखावा करती है जैसे कि मानो यानली का वो कितना ख्याल रखती हो। ऐसा करते हुए वो विंग को पोडियम के पास ले जाती है। तभी लान वांग जी उसको मीन्स ना चाहते हुए भी वह यानली की तरफ हाथ बढ़ाता है। फिर कुछ देर होने पर जब विंग अपना हाथ ये नहीं बढ़ाता तो मैडम यू खुद उसका हाथ पकड़कर लानवांग जी के हाथ में थमा देती है। जैसे ही लानवांग जी के हाथ विंग के हाथ से टच होता है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं सोचता। फिर विंग भी ऊपर चढ़ जाता है। फेमियान, जियांग चैन और मैडम यू तीनों एक साथ खड़े हैं, लेकिन मैडम यू बहुत खुश है, जबकि जियांग फेमियान और जियांग चैन की आंखों में आंसू है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रिस्ट कहता है कि शादी का रिचुअल स्टार्ट करते हैं। फिर वो उनको 3 बोस लेने के लिए कहता है। सेम वही वो 3 बार अपने पहले 3 बोस करते हैं, पहले अपने एंसेस्टर को, फिर अपने एल्डर्स को और लास्ट में एक दूसरे को। फिर प्रीस्ट उन्हें कहता है कि ग्रूम प्लीज़ किस करके अपनी वेडिंग को लॉक करें। तो लानवांग जी हल्का सा विंग के करीब जाता है और उसके फोरहेड पे वेल के बाहर से ही छोटा सा किस करके वापस आ जाता है। जैसे ही विंग को फील होता है कि लानवांग जी ने उसे फोरहेड पे किस किया है तो उसे भी अपने शरीर में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई है। फिर प्रीस्ट कहता है कि अब आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं,
फिर कहता है कि टी को लाया जाए। तो वहाँ से 2 सर्वेंट टी को लेके आते हैं। तो वी और लानवांग जी को दोनों को एक एक टी का कप पकड़ाया जाता है। दोनों हाथ को टैंगल करते हुए टी को पीते हैं और इस तरह से अपनी शादी का जो दूसरा पड़ाव है उसे भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो सभी लैंड जो भी उनके साथ एल्डर्स हैं, चाहे वो जियांग क्लान के हो या फिर लैंड क्लान के, उन सभी को बो करते हैं। फिर उनका जो खाने का वही सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। सभी खाने के लिए चले जाते हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा है, जो जो उसे कहने को कह रहे हैं वो बिना रुके वो करे जा रहा है। उसे खुद पता नहीं चल रहा है कि भाई वो दूसरों की कमांड्स को कैसे फॉलो कर पा रहा है। लेकिन दूर से यह देखकर मैडम यू बहुत खुश है, क्योंकि उसे पता है विंग ये सब क्यों कैसे कर रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें विंग कोई कमज़ोर पर्सन नहीं है, उसके पास भी पावर है। लेकिन बस यह है कि वो बचपन से ही मैडम यू और जियांग फेमियान को ही अपने मदर फादर जैसा मानता था। भले ही मैडम यू उसे अच्छा ना करे, लेकिन फिर भी वो उसे एक मदर फिगर ही देखता था। इसीलिए वो उसको ना उसे बैक आंसर करता था और ना ही उसके अगेंस्ट जाता था। तो अब स्टोरी में आते हैं। सभी लोगों का खाना हो जाने पे अब क्लान है लान क्लान के वापस जाने की। हम देखते हैं लान क्लान वाले जियांग क्लान के मीन्स वो गेट पे हैं। तब कुरैन कहता है जियांग फेमियान से, फेमियान अब हम चलते हैं। फिर जियांग फेमियान आते हैं कुरैन के पास और कहते हैं प्लीज़ इसका ख्याल रखना। कुरैन ये नोटिस नहीं करता कि जियांग फेमियान ने यानली यूज़ नहीं किया, उसने बस इतना कहा है कि इसका ख्याल रखना। वो ज़्यादा नहीं सोच के ठीक है कह देते हैं। और फिर तब भी जियांग फेमियान के पास जाके उनसे गले लग के रोने लगता है। यह देखकर जियांग फेमियान भी रोने लगते हैं और जियांग चैन आके उन दोनों को हक करता है। तब मैडम को ना चाहते हुए भी लोगों को दिखाने के लिए वह आती है और विंग को गले लगाती है। सभी लोग उन फैमिली मेम्बर्स का इतना प्यार देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें क्या मालूम कि मैडम ये बस नाटक कर रही है। फिर वो सब अलग होते हैं। तब जियांग चैन चुपके से विंग को उसका जो है स्पॉट सुबियान वो पकड़ा देता है और जल्दी से उसका जो सुबियान है वो उसको कहता है उसके हाम्फू में छुपाने के लिए बोल देता है। विंग भी वैसा करता है और फिर वो वहाँ से जाके अपने जो भी तांगा आया था लैंड क्लान से उसमें जाके बैठ जाता है। फिर लानवांग जी जाके अपने घोड़े में बैठ जाता है और इस तरह से लैंड क्लान के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। विंग अपने तांगे में बैठ के आंसू भरे आंखों से एक बार पीछे जियांग महल को देखता है। फिर वो सारे पल याद करता है जो उसने इस महल में बिताए थे। एक एक करके उसको सभी फ्लैशबैक आने लगते हैं। कभी वो किसी में जियांग सेन को मार के भाग रहा है, या फिर कभी जियांग चैन उसके पीछे दौड़ा हुआ है, या फिर कभी जियांग यानली का उसे प्यार से सूप पिलाना, या फिर कभी मैडम को डांटना, और फिर जियांग फेमियान का उसे प्यार करना। यह सब याद करते हुए वह रोने लगता है। ऐसे ही रोते रोते वह पता नहीं चलता उसे कि वो कब सो जाता है। शायद उसे उस जो मेडिसिन सुबह लगाया था उसके असर से भी, और तालिस्मान की वजह से, और दिन भर जो हुआ उसकी वजह से, थकान की वजह से वह सो जाता है। उसकी नींद तब खुलती है जब कोई बाहर से पालकी को हल्के हल्के हाथों से नॉक कर रहा होता है। विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बाहर से जो लानवांग जी है जो पालकी का दरवाज़ा हल्के से खटखटा रहा था। विंग उठता है और जल्दी से अपना व्हील सही करता है। फिर वो जो खिड़की सा है छोटा सा वो खोलता है तो लानवांग जी के हाथों में खाना होता है। वो देता है और कहता है इसे खा लो, अभी हमें यहाँ से लान क्लान पहुँचने में 3 घंटे और लगेंगे। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि लानवांग जी उसका हस्बैंड है,
तो वो आके अंदर भी बैठ सकता था, लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करता। और फिर खाने के लिए जैसे ही वो खाने की तरफ दिखता है तो उसका मन करता है कि भाई इसे फेंक दो मैं बाहर, क्योंकि वो लान क्लान की तरह एक ब्लैंड फूड था। मीन्स ना उसमें कुछ स्पाइस ना कुछ, बस कुछ उबली हुई सब्जियां और नमक। विंग मन में सोचता है, क्या पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा? यह कहकर बेचारा मुंह बना बना के खाने लगता है, और जैसे तैसे वो करके वो उसको पूरा फिनिश कर देता है। बेचारा वो फिनिश इसलिए कर पाया था क्योंकि वह अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से शादी के टाइम जो खाना होता है वो उसने ढंग से नहीं खाया था। तो अब सोने के बाद जब वह उठा तो उसे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसने सारा खाना खा लिया। फिर खाने के बाद वह प्लेट्स को साइड में रख देता है। थोड़ी देर में आके एक सर्वेंट उस प्लेट्स को ले जाता है, और लगभग 1 घंटे के बाद दोबारा से वो जो पालकी हिलने लग जाती है। तो विंग समझ जाता है कि अब वो दोबारा से उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। और लगभग 7 बजे विंग और बाकी लान क्लान मेंबर्स, लानवंग जी सभी लान क्लान में पहुंचते हैं। वहाँ पे विंग का ऐसे ही छोटी मोटी तैयारियाँ में जो उसका वेलकम होता है। और हाँ मतलब विंग को निकालने के लिए उसके जो है लाइन क्रेन ने वांग जी को भेज दिया था। तो वांग जी उसको अपना हाथ देता है तो विंग बाहर आता है, और फिर उसका वही थोड़ा बहुत स्वागत होता है। फिर डायरेक्ट उसे वही जो लान क्लान के एंचेस्टर हॉल है वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ पे वो लोग 3 बो करते हैं। उसके बाद वो एल्डर्स को भी बो करते हैं, एल्डर्स उन्हें गिफ्ट देते हैं। विंग मन में सोचता है, सारे के सारे रीति रिवाज आज ही कर डालोगे क्या? थोड़ा सा आराम तो करने दो मुझे। तो लेकिन बेचारे लान क्लान वालों को क्या पता कि विंग को मारा गया है और वो पहले से ही इंजर्ड है। फिर ये सब हो जाने के बाद लैन किरेन वांग जी से कहता है, वांग जी जानली को लेके जाओ, अब वो थक गए उन्हें। ऐसा कहकर लैन कुरन अपने जगह पे बैठ जाता है। लान वांग जी जी शिफू कह के यानली को अपने साथ ले जाने लगता है। उसके अकॉर्डिंग यानली, बट हमारे अकॉर्डिंग तो भी है, ले जाने लगता है। और जिंगशी के 5 पहुँच के वो दरवाज़ा खोलता है। तो हम देखते हैं कि मीन्स जिंगशी में इतना कुछ खास डेकोरेशन नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत डेकोरेशन करके रखे हैं ताकि लगना तो चाहिए कि शादी हुई है। विंग अपने वेल से थोड़ा बहुत ही देख पाता है कि हल्की फुल्की डेकोरेशन हुई है। फिर लानवांग जी विंग को जाकर बेड में बिठाता है और कहता है, यहीं बैठो। ये कहकर शायद वो अलमीरा से कुछ सामान निकालता है। आई थिंक ये कपड़े जियांग यानली के हैं, क्योंकि शादी से आई थिंक 1 हफ्ते पहले वो लोग जो भी ब्राइड के साथ उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स जाने होते हैं वो बेच देते हैं। तो वो एक यानली का कपड़ा निकाल के विंग को हाथ में देता है और कहता है, जाओ फ्रेश होके आओ। फिर विंग जाने ही वाला होता है कि लानवांग जो उसे कहता है, ठहरो। विंग रुक जाता है और उसके मतलब माइंड से तो ये बात स्किप ही कर जाती है कि भाई शादी के बाद जो होता है ये वेल भी हटाया जाता है। विंग कुछ प्रोसेस कर पाता है इससे पहले ही लानवांग जी विंग के वेल को हटा देता है, और दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। विंग को लगता है भाई ये क्या हो गया, क्योंकि बेचारा मन में सोचता है भाई अभी तो मैडम ही उससे मार खा के थोड़ा सा हिल हुआ था, तो क्या अब फिर से लान क्लान में मार खाना पड़ेगा। अब विंग को डर लगने लगता है। उसे डर इस बात का है क्योंकि मीन्स वो उन्होंने एक तरह से जो है लान क्लान वालों के साथ झूठ बोला है, उन्हें उनके साथ फरेब किया है। तो इस चीज़ का डर है, बाकी उसे मारपीट का कोई डर नहीं है। या फिर ऐसा बात नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है, वो भी एक योद्धा है तो उसे भी फाइटिंग स्किल्स सब आते हैं। उसे बस डर है अपने झूठ का, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, बड़े से बड़ा आदमी भी अगर यदि कोई झूठ बोलता है तो अगर हमारे झूठ पकड़े जाते हैं तो हाँ, तो वो भी डर जाता है। फिर विंग सोचता है कि क्या अब मुझे इस क्लान से भी निकाल दिया जाएगा। और फिर वो सोचता है अब सीजीए का क्या होगा, क्योंकि जो मैडम यू के अकॉर्डिंग ये था कि 1 मंथ तक विंग को अपना फेस रिवील नहीं करना देना है। तो लेकिन लालवांग जी ने तो अब उसे देख लिया है।
तो अब क्या होगा, ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इतने में अचानक से लालवांग जी उसे गले लगा देता है और कहता है, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, और मैं तुम्हें कब से ढूंढते आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें हर क्लान में ढूंढा, हर जगह, और देखो तुम आज मिली भी तो कैसे मुझे, अनएक्सपेक्टेडली। ये कहते हुए लालवांग जी की आंखों से आंसू आने लगता है। विंग समझ नहीं पाता। फिर वो लालवांग जी से थोड़ा सा अलग होता है और लालवांग जी को बहुत ही क्वेश्चन भरे लुक से देखता है। तो लालवांग जी उसे नीचे मीन्स चेयर पे बैठा के फिर उसको बताता है, मीन्स एक फ्लैशबैक में। तो अब हम फ्लैशबैक में देखेंगे। तो हम देखते हैं बात उस वक्त की है जब लालवांग जी 15 साल का था। उस दिन वह अपने गगा लैंशिचैन और कुछ डिसिपल्स के साथ 9th के लिए जैंगक्लान और नेक्लान के बीच में जो जंगल है वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो 9th करते करते लालवांग जी को पता ही नहीं लगता कि वह कब अपने गगा और डिसिपल से अलग हो चुका है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक डीमन लालवांग जी पर उसके पैरों में हमला करता है और ऐसा छिड़कता है जिससे कि लालवांग जी की आंखें बंद होने लगती हैं। और तभी एक दूसरा डीमन लालवांग जी पे हमला करने वाला होता है। तभी एक छोटे से बच्चे की आने की आवाज़ आती है और वह उन दोनों डीमन को वहाँ से भगा देता है। अब बेचारा बच्चा छोटा होता है तो वो मार तो नहीं सकता, बट हाँ वो भगा देता है अपने तालिस्मान की हेल्प से। फिर वो भागता हुआ लालवांग जी के पास आता है और कहता है, गगा गगा आप ठीक हो? और वह लालवांग जी का जो अम, सिर है अपने लैब में रखता है। फिर कहता है, गगा आप ठीक हो? क्या हुआ आपको? आप उठ जाओ, मैंने उन दोनों डीमन को भगा दिया यहाँ से। लालवांग जी बेहोश होते हुए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की विंग का फेस देख पाता है। और वो जब विंग इधर उधर देख रहा था ना कि लालवांग जी के शरीर में कहीं चोट तो नहीं लगी, तो वो उसके सिर पे एक बस रिबन देख पाता है हल्का सा। फिर विंग देखता है कि लालवांग जी के पैरों में काफ़ी बड़ा गहरा घाव है। तो वो लालवांग जी के शरीर को मतलब हेड को नीचे रखता है और जाके आसपास से एक आधी जड़ी बूटी इकट्ठा करके लाता है और फिर वह लालवांग जी के पैरों में लगाकर पत्ते उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। फिर वो सोचता है, अब मैं इसे कैसे बांधूं। फिर वो देखता है कि लालवांग जी के सर में फॉरहेड रिबन है। वो एक झटके में ही उसे निकाल कर उसी से लालवांग जी के पैर को मतलब पत्ते के साथ में वो रस्सियाँ लगाकर रस्सी नहीं मीन्स लकड़ियाँ लगाकर उसी से बांध देता है, सेम जैसे कि अंटीवन में वी उस केव में जैसा करता ना वैसे ही। फिर वो दोबारा लालवांग जी के फेस की तरफ जाता है और उसे कहता है, गगा मैंने आपके घाव को क्लीन करके उस पर मैंने जड़ी बूटी लगा दी है। अब आप थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे मेरी माँ बहुत डांटेगी। ये कहकर वो लालवांग जी के एक बार गले लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लालवांग जी उसे जाते हुए देख पा रहा था। उसके लहराते हुए बालों में वो लाल रिबन हल्के हल्के हवा में उड़ता हुआ दिख रहा था और देखते ही देखते लालवांग जी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और उसी की थोड़ी देर बाद में ये चैन आते हैं और फिर वो लालवांग जी को अपने डिसिपल्स के साथ ले जाता है। तो ये था फ्लैशबैक। तो लालवांग जी को उस टाइम बस विंग का जो फॉरेड रिबन दिखा था, सॉरी फॉरेड नहीं रेड रिबन दिखा था, और उसके टच से ही वो मीन्स इसमें जो है विंग को उसने पहचाना है। बाकी बाकी जब जैसे ही उसने शादी के टाइम पे जब विंग का टच महसूस किया था, उस टाइम से ही उसे लग रहा था कि ये वो पर्सन हो सकता है। तो इसीलिए उसको जब डाउट था, तो आज जब उसने दोबारा से विंग को वैसे देखा और जैसे ही विंग का वेल हट गया और उसने उसके पीछे हेयर में वो रेड रिबन देखा, तो उसे वह कंफर्म हो गया था। इसी को कंफर्म करने के लिए लालवांग जी ने एकदम से विंग को गले से लगाया था। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा तो उस टाइम जिस गगा को मैंने बचाया था वो आप थे? तो लालवांग जी आंसू भरे आंखों से कहता है, हम्म। फिर विंग कुछ नहीं कहता। वो कहता है, क्या मैं नहाने जाऊँ? फिर विंग नहाने चला जाता है
लानवांग जी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह बहुत खुश हो जाता है। खुशी खुशी में वह विंग से पूछना ही भूल गया कि उनकी शादी कैसे हो गई। फिर विंग अंदर से नहा के आता है तो वो देखता है लानवांग जी साइड वाले टेबल में बैठे हुए हैं। टेबल में नहीं, मीन्स टेबल के बगल में बैठा हुआ है। तो वह इशारे से विंग को भी बुलाता है। विंग वहाँ जाता है तो लानवांग जी अब उससे पूछता है कि मतलब हमारी शादी कैसे हुई। तो विंग बिना कुछ छुपाए वह सब कुछ लानवांग जी को बता देता है। ये बात सुन के ही लानवांग जी को गुस्सा आ जाता है। मीन्स कि यानली से शादी हुई शादी नहीं हुई सोच के नहीं, यह सोच के कि भाई मैडम यू ने विंग को कैसे ऐसे बेरहमों की तरह मारा है। मतलब इतना भी कोई कैसे गिर सकता है कि भाई उसको ऐसे कुत्तों की तरह मारे। और फिर दोबारा वह विंग को गले लगा लेता है। विंग को आज पहली बार मतलब किसी को हक करने पे ऐसा अपनेपन का एहसास होता है जैसे कि कोई उसका अपना हो। फिर वो मन में कहता है, थैंक यू शिजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरा ये जो नकली शादी है मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी। यह कहकर वो लानवांग जी को टाइट हक करता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद लानवांग जी हक को ब्रेक करता है और कहता है, विंग, हाँ विंग ने ऑलरेडी उसका नाम विंग है ये बता दिया है। तो लानवांग जी कहता है, विंग हमारी शादी हो गई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मैडम यू ने प्लान किया है 1 मंथ तक तुम कुछ भी बहाना करके हमारे क्लान में पता मत लगने देना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैडम यू आगे क्या करती है। तो विंग ठीक है कहता है। फिर वो दोनों बेड की तरफ जाते हैं। विंग बेचारा शर्मा जाता है। वो समझ नहीं आते कि भाई मैं कैसे बेड शेयर करूँगा। लानवांग जी भी शर्माने लगता है। दोनों शर्मा कर ब्लश करने लगते हैं। तब विंग कहता है, लांजा। लानवांग जी विंग को देखता है। फिर विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा समझे। फिर उसी के बाद लानवांग जी समझ जाता है कि विंग क्या कहना चाहता है। विंग बस लानवांग जी बस करता है। फिर वो आके अपने बेड साइड पे लेट के आंखें बंद कर लेता है। विंग भी आके वैसे ही सो जाता है और अगली सुबह होती है तो विंग को खाना लानवांग जी जो है उसके रूम में ही ले आता है। और उसने सुबह सुबह ही लैन चैन और लैन करेन के साथ बाकी एल्डर्स को बता दिया था कि जैंग क्लान का ये रूल है कि जो भी है ब्राइड है वो 1 महीने तक अपने ग्रूम का फेस तब तक नहीं देखती जब तक वो अपने क्लान में वापस जाकर ना आ जाए। मीन्स फर्स्ट टाइम वो अपने ब्राइड का जो फेस है वो उनके क्लान में ही दिखेगा। तो पहले तो कुछ एल्डर्स उसका प्रोटेस्ट करते हैं। फिर जैसे तैसे लानवांग जी उन्हें मना लेता है तो सब मान जाते हैं। और लानवांग जी उनसे ये भी कहता है कि विंग जो खाना है वो जिंगशी में ही करेगा। यह भी उनका रूल है कि बाकी के लोग भी ब्राइड को नहीं दे सकते। सभी लोग एग्री कर जाते हैं। तब से जो है लानवांग जी विंग का खाना विंग के कमरे में ही लाता है हर चीज़। लानवांग जी फिर विंग को उठाता है और फिर उसको ब्रेकफास्ट कराता है। विंग कहता है, लांजा तुम इतनी जल्दी उठ गए। तो लानवांग जी कहता है, मैं अभी नहीं, मैं सुबह के 5 बजे उठा था। विंग इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता और कहता है, 5 बजे? लेकिन क्यों? लानवांग जी थोड़ा स्माइल करता है फिर कहता है, विंग ये हमारे क्लान का रूल है। विंग कहता है, इतनी रात को कौन सा रूल होता है उठने का? यह सुनकर लानवांग जी थोड़ा स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही देखते देखते विंग के 15 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन विंग बहुत खुश है लान क्लान में। वो खुशी जो कभी उसे जैंग क्लान में रहकर नहीं मिली, वो खुशी उसे लान क्लान के इस रूलों के बीच में एक उसे अलग से खुशी मिली हुई है। यहाँ रूल्स चाहे जितने मर्जी हो लेकिन फिर भी उसकी सोच पर कोई भी किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है।
हाँ, लैन किरण अंकल थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट फिर भी बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, इसमें जो है लानवांग जी ने लैन जिचेन और लैन कुरैन को अगले दिन ही जाके बता दिया था कि मैडम यू ने ऐसा ऐसा किया है और उसने ज़बरदस्ती विंग की शादी लैनवांग जी से करने के लिए मजबूर की है। लैन किरण पहले बहुत गुस्सा होते हैं विंग से, फिर जब लैन चिचन उसे दोबारा समझाते हैं कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यदि वह शादी नहीं करता तो मैडम यू जंग यानली को मार देती। फिर जो है लैन किरण समझ जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते हैं और देखते ही देखते जो है विंग लैन किरण और लैन सिचेन से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। जैसे जैसे विंग का जो टाइम है लैन क्लैन में मीन्स गुजर रहा है, लैन किरण अब विंग को समझने लगे हैं। अब लैन क्लैन को विंग से कोई भी किसी भी तरह की शिकायत या रंजिश या किसी भी तरह का कोई भी शिकायत नहीं है। वह बहुत है विंग को एज अ लैंड फॉरेन पाकर। और लैन किरण, लैन चिचन, वी लैन वांगजी सबको पता है कि जो है विंग मैडम यू और जियांग फेमियान का अडॉप्टेड सन है, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ के लोग इतने सभ्य हैं और इन्हें लोगों की स्टेटस से मीन्स लोगों का क्या रुतबा है, क्या बैकग्राउंड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग बिल्कुल भी दिखावे में विश्वास नहीं करते। तो वैसे ही इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग चाहे वहाँ का एक्चुअल राजकुमार हो या फिर किसी डिसिपल का बेटा। वो इसी चीज़ से खुश है कि विंग यहाँ पे खुश है और उसकी वजह से लानवांग जी को खुशी मिल रही है। वो इसी बात से खुश है, क्योंकि लैन चिचेन और जो लैन क्लैन है उन्हें पता चल चुका है कि विंग लानवांग जी से लानवांग जी जो है विंग से बहुत प्यार करता है। और शायद लैन चिचेन को यह पता चल गया है कि जो विंग है वही पर्सन है जिसे लानवांग जी काफ़ी वर्षों से तलाश करता आ रहा था। तो दोनों बहुत खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग क्लान में यानली का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। यानली अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। वह अपनी आंखें खोलकर मतलब देख सकती है। उठना फिरना तो नहीं हो पाता, बट हाँ इतना है कि वो देख पाती है, लोगों से बात कर पाती है। और उसे पता चला कि उसके बदले मैडम यू ने जब विंग को यहाँ से ज़बरदस्ती टॉर्चर करके और इमोशनल ब्लैकमेल करके भेजा है, तो वह बहुत दुखी हो जाती है। वह अपनी माँ से बिल्कुल बात नहीं करती। उसने मैडम यू की तरफ देखना भी छोड़ दिया है और मन ही मन वो सोचती है, आई मेरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। यह कहती हुई यानली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि विंग के यहाँ पे 15-20 दिन निकल चुके हैं, तो विंग अब तो अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है। मतलब वही चुलबुलापन, नटखट सा अंदाज, रूल्स तोड़ना, ये सब उसने लैन किरण के नाक में दम करके रखा है। लेकिन लैन किरण इससे भी खुश है, क्योंकि वो पहली बार देखते हैं कि लैन क्लैन में इतनी रौनक है, वो भी सिर्फ विंग की वजह से। तो विंग के फॉर्म में आने फुल फॉर्म में आने के बाद एक दिन विंग जिंगशी में बैठा सोच रहा होता है, क्या मैं लांजा से कह दूं? क्या वो बुरा तो नहीं मान जाएगा? क्या करूं मैं? वो ऐसा सोच रहा होता है। तभी लानवांग जी जिंगशी में आता है। विंग उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, लांजा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो लानवांग जी कहता है, हाँ विंग कहो। लांजा, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने वेडिंग को अब आगे बढ़ा देना चाहिए? लानवांग जी को समझ नहीं आता कि भाई विंग क्या कह रहा है, तो वो विंग को बहुत ही कन्फ्यूजन वाले लुक से कहता है। विंग कहता है, अरे बेवकूफ़, मैं कह रहा हूँ कि अब हमें शायद वेडिंग का वो रिचुअल पूरा कर लेना चाहिए जो एक हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में होता है। और यह कहकर वो शर्मा जाता है। लानवांग जी ये सुनते ही हैरान परेशान हो जाते कि भाई ये बेशरम कब से इतना बेशरम हो गया। उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे मन में बहुत खुशी होती है कि विंग अब उससे घुल मिल गया है और वो अब उससे हर बातें शेयर करता है, क्योंकि उसने देखा था
विंग जब पहली बार लैंड क्लैन में आया था वो कितना डरा सहमा सा था, और कितने दिनों तक तो उसने किसी से बात नहीं की। तो लेकिन अब विंग का ऐसा नेचर देख के वो बहुत खुश होता है। फिर वो विंग से कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। विंग शर्माते ही उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ लांजा बोलो। ऐसा कहता हुआ वो बहुत ही प्यार से लानवांग जी की आंख में देखने लगता है। विंग को लानवांग जी की आंख में एक प्यार, एक केयर और एक तरह का खिंचाव महसूस होता है। लानवांग जी धीरे से उसके फेस के बहुत करीब आता है, इतना करीब कि दोनों को एक दूसरे की सांसें अपने फेस पे फील हो रही है। तो लानवांग जी बहुत ही सिडक्टिव आवाज में कहता है, विंग तुम सच कह रहे हो ना? क्या हम वो सब कर सकते हैं? ये आवाज़ सुनते तो विंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, कहता है, हाँ हाँ लांजा, मेरा मतलब भी वही था। लानवांग जी कहता है, पक्का? विंग कहता है, हाँ हाँ पक्का पक्का। फिर लानवांग जी क्या था, लानवांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे धीरे से जाके बेड में रखता है। फिर वह अपने हाथों से धीरे धीरे से जो विंग के रोप्स है उन्हें खोलने लगता है। लेयर बाय लेयर उसके सभी कपड़े निकाल देता है। अपर लेयर मीन्स अब वो विंग जो है इनर लेयर में है, और नीचे से उसकी जो है और बोल दो मीन्स पजामा, बस वही है। और फिर लानवांग जी अपने भी कपड़े धीरे धीरे निकालने लगता है और खुद भी से वैसे ही अधनंगा हो जाता है। अधनंगा मीन्स ऊपर से वही इनर रोप और नीचे से पजामा। फिर वह धीरे धीरे विंग को उसके गर्दन के पास किस करने लगता है और वहाँ अपने गर्म सांसें छोड़ने लगता है। ऐसा महसूस होते ही विंग के शरीर में एक करंट सा दौड़ पड़ता है। उसे यह फीलिंग बहुत ही अजीब लगती है, बट उसे अच्छा भी लगता है। और फिर लानवांग जी धीरे धीरे उसे किस करते हुए, नेक से किस करते हुए वह उसके लिप्स तक पहुंचता है और फिर उसे हल्के से किस करना स्टार्ट करता है। और दोनों का किस शुरू हो जाता है। विंग भी उसे मीन्स किसिंग में हेल्प करता है और दोनों का एक रोमांटिक सा किस स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे में के किस में जैसे खो जाते हैं और तब तक किस करते हैं जब तक कि वही दोनों की सांसें ना फूलने लग जाए। लगभग 15 मिनट तक किस करने के बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। फिर विंग हाँफते हुए कहता है, लंजा तुम क्या कोई राक्षस हो? ऐसे कौन किस करता है? यह सुनकर लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं करता हूँ। लानवांग जी ने यह बात बहुत ही प्यार से बोली थी, जिसे सुनकर विंग के एक छोटी सी स्माइल आ जाती उसके फेस पे। फिर क्या था, फिर लानवांग जी वही दोबारा से विंग को बाकी जो उसके जो कपड़े थे वो सब निकाल फेंकता है, खुद के भी निकाल फेंकता है। और फिर दोनों इंडल्ज हो जाते हैं अपने वही एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी में। लेकिन उससे पहले वो विंग को अच्छे से प्रिपेयर करता है, उनके साथ फोर प्ले करता है, मतलब अच्छे से उसको प्रिपेयर करना और किसिंग वगैरह करना, ये सब वो करने के बाद वो इंडल्ज हो जाते हैं अपने कामों में। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको, क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो इनका यह सेशन जो है लगभग 2-3 घंटे तक चलता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विंग को आज पहली बार एक मीन्स अपने आप को वो उसे ऐसा लगता है कि मानो वो कंप्लीट हो चुका है लानवांग जी के साथ रह के। और उसे आज असली मायने में पता चला है कि हस्बैंड एंड हस्बैंड बस नाम के नहीं होते। हस्बैंड एंड हस्बैंड का होने का मतलब है कि दोनों शरीर के एक होना, दोनों आत्माओं का एक होना। फिर लानवांग जी उठता है, वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में ले जाके उसे क्लीन करता है और हमेशा की तरह वो वहाँ पे भी एक राउंड करीब करता ही है। फिर दोबारा से क्लीन करके दोनों अंदर आके लेट जाते हैं। और इसी तरह से इनका ये 1 मंथ कैसे गुजर जाते हैं विंग को पता ही नहीं चलता। तो एक दिन विंग और लानवांग जी दोनों सो रहे होते हैं।
उस दिन जो है लानवांगजी जल्दी नहीं उठता। विंग और लानवांगजी जब सो रहे होते हैं तभी उनके दरवाजे पे नॉक होती है। लानवांगजी विंग को अच्छे से कवर करता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है उन दोनों के बीच में एवरीडे मीन्स एवरीडे हमेशा होता है, तो हमेशा की तरह तो वो अच्छे से विंग को कवर करता है ताकि विंग की एक छोटा सा पार्ट भी, बॉडी पार्ट जो है वो किसी को भी विजिबल ना हो। और वो आके अपने कपड़े पहन के मीन्स रोब्स को अच्छी तरीके से पहन के बाहर आता है, तो देखता है कि वहाँ पे एक डिसिपल है। वो कहता है, वो लानवांगजी को बो करता है, फिर कहता है कि मास्टर किरण ने आपको बुलाया है, लैंड फुरैन के फैमिली वाले आए हैं, मैडम यू और जैंग फेमियान। तो लेनवांगजी कहता है ठीक है हम आते हैं। ये कहकर वो डिसिपल को भेज देता है और खुद आके विंग को बहुत ही प्यार भेजने से उसे उठाता है। विंग आंखें मलते मलते उठता है और कहता है, लांजा तुम मुझे इतने सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? लानवांगजी कहते हैं, भाभी चलो तैयार होते हैं। विंग कहता है, तैयार तो होते हैं लांजा, लेकिन इतने सुबह सुबह क्यों? अभी तो सिर्फ। फिर वो देखता है तो भाई अभी तो 10 बज रहे हैं। तो वह कहता है, 10 बज गए? तो लानवांगजी कहता है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। और ऐसा कहते हैं वो हंसता है। फिर विंग कहता है, लांजा तुम हंस क्यों रहे हो मुझ पे? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लानवांगजी कहता है, नहीं मैं अपने बाबे का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? फिर विंग प्यार से उसकी तरफ आता है और इसे लिप्स पे छोटा सा पैक करता है और कहता है, ठीक है मैं अभी तैयार हो गया हूँ, बोल के वो जाता है और जाके नहा नो के वापस आ जाता है। फिर लानवांगजी उसे बताता है कि तुम्हारे क्लान से मैडम यू, जैंग फेमियान और शायद जैंग चन आए हैं। तो वी बहुत डर जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से खुशी से डर डर में चेंज हो जाता है। लानवांगजी ये देख लेता है और वह विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंकल और गगा भी तुम्हारे साथ हैं। मेरे होते हुए तुम्हें मैडम यू देखना तो दूर की बात है, सॉरी टच करना तो दूर की बात है, तुम्हें वो एक पल के लिए देख भी नहीं पाएंगे। जैसे ही वी फील करता है लानवांगजी ने उसे छुआ है और लानवांगजी की जो बातें हैं वो विंग के दिल को एकदम छू जाती है, क्योंकि जैसे विंग जब जैंग क्लान में था तो उसे ऐसी मार बहुत बार पड़ी है। हालांकि जो लाइन ये जो जैंगचा है और यानली है वो विंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं कि वो विंग को अपनी माँ से छुड़ा सके, या फिर लैन ये जो जैंग फेमियान है, इन तीनों में से कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं की। तो लेकिन जब आज लानवांगजी ने बताया कि वो उसके साथ है और वो उसकी तरफ एक आंच भी आने नहीं देगा, तो ये सुन के विंग की आंखें भर आती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह झट से लानवांगजी के गले लगता है और खुशी के आंसू निकलने लगता है। लानवांगजी को जब पता चलता है कि विंग रो रहा है तो वो उसे अलग होता है और कहता है, भाभी क्या हो तुम्हें, क्यों रो रहे हो तुम? तो विंग कहता है, अंजा ये खुशी के आंसू है, थोड़ा रोने दो मुझे। वह कह के दोबारा से उसके गले लग के रोने लगता है। थोड़ी देर रोने धोने हो जाने के बाद विंग और जो लानवांगजी है उस हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पे विंग देखता है कि यानली ठीक होके मस्त खड़ी हुई है। विंग बिना किसी को देखे सीधा सीधा भागते हुए शिजिए कहते हुए यानली के पास जाता है और उसे जोर से हक करता है। यानली भी विंग को देख के बहुत खुश होती है और वो उसे हक बैक करती है। फिर यानली धीरे से विंग के कान में कहती है, आशियान क्या तुम ठीक हो? मास्टर लान तुम्हें परेशान तो नहीं करते? लान क्लान में सब ठीक है ना? यह कहते हुए विंग मतलब विंग को पता चलता है कि यानली उसकी बहुत फिक्र कर रही है। उसकी बातों से उसे साफ चलता है कि यानली की बातों में एक केयर है। विंग वैसे ही गले मिलते हुए कहता है, शीजिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। इतना खुश शायद मैं कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में। यह सुनकर यानली भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आशियान मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यह कहकर दोनों अलग होते हैं। इतने में मैडम यू कहती है, लैन कुरन अब हम विभूषण को वापस ले जाना चाहते हैं।
क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, वी विशान ने लन वांगजी से शादी करने के चक्कर में मेरी बेटी यानी यानली को जहर दे दिया था। वी तो ये बात सुन के एकदम से शॉक हो जाता है और वो अपने मतलब 2 कदम पीछे चला जाता है और वह मैडम यू को ऐसे घूर के देखने लगता है। फिर मैडम यू एक स्mirk करते हैं, फिर अपनी बात कंटिन्यू करती है कि ये विभूषण इतना एहसान फरामोश है, जिसको हमने बचपन से पाला, उसी ने देखो हमारे साथ क्या किया, और इसने तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया। देखो, तुम्हारे क्लान को इतने महीनों तक धोखे में रखा। तो विंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लैन कुरैन कहते हैं, अच्छा और? तो मैडम जो यू है वो कहती है, इसने तुम्हें धोखे में रखा, लानवांगजी को धोखे में रखा, सबको धोखे में रखा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सजा दो और दोबारा लानवांगजी की शादी यानली से कराओ। लानवांगजी ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और उसकी हाथ की जो मुठियाँ हैं वो कस लेता है और अपने दांत बीचने लगता है। लैन शिचैन लानवांगजी को आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं। फिर लैन किरन ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को, आओ, आगे आने के लिए कहता है। उसके सिपाही आगे आते हैं तो वो कहता है, मैडम यू को पकड़ लो। मैडम यू ये सुनते ही हैरान हो जाती। वो कहती है, किरण तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा है वीइंग को पकड़ो, मुझे नहीं। उसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और उसी ने तुम्हारी होने वाले लैंड फोरन को भी जहर दिया था। वीइंग का जो गुस्से का पारा तो बहुत बढ़ जाता है। वो सीधा जाता है और मैडम यू को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, छी, मुझे तो आपको माँ कहते हुए शर्म आ रही है। मतलब मैंने आपको बचपन से ही एक माँ का दर्जा दिया था, मैंने आपको हमेशा एक माँ की तरह ही देखा है, लेकिन आज आप मेरे लिए ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा कर रही हैं। ये सब साजिश रचने वाले मैं नहीं, ये आप थे। आपकी वजह से ही शीजी ने मेडिसिन खाई थी, पॉइजन खाया था, और आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे लान खान में हूँ। और आज आप ही मुझे ब्लेम कर रही हो, आप ही मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो। यह कहते हुए रोने लगता है। मैडम यू फिर भी बात नहीं आती। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? यह कहकर वो जीडियन का अटैक करने ही वाली होती है। उसी टाइम जेंग फेमियान मैडम यू के जीडियन का अटैक रोक देते हैं। वैसे अगर शायद जेंग फेमियान अटैक नहीं रोकते तो लानवांगजी भी अटैक रोकने के लिए था। और वो एकदम से मैडम यू का जीडियन जो है छीनते हुए एकदम से बोल पड़ते हैं, बस यू, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी है वो करती जाओ। कितना मारोगे तुम उस बच्ची को, कितना उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाओगी, कितना उसे टॉर्चर करोगे? बस तुम भी 2 बच्चों की माँ हो ना, तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही तुमने उसे डे 1 से पाला था, फिर भी तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ ममता नहीं है। तो मैडम यू कहती है, ऐसे गंदे खून को कौन ममता दे, कौन प्यार करे? ये कहकर वो जियांग फेमियान को देखने लगती है। जियांग फेमियान कहते हैं, यू बस हो गया बहुत तुम्हारा। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि कांग से सरन मेरी बहन जैसी थी और मैंने उसे हमेशा अपनी बहन की तरह माना है, लेकिन तुम और तुम्हारी गंदी सोच कभी बदल नहीं सकती। इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम उसी बात पे फंसी हुई हो कि कांग से सरन मेरा कुछ था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे हमेशा अपनी बहन की तरह मानता था और बहन की तरह ही मानता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब जाके जियांग चैन, यानली और विंग को पता चलता है कि मैडम यू उसे क्यों नफरत करती थी। मैडम यू की नफरत का कारण एक ऐसा झूठ था जो मैडम यू कई सालों से मानती आ रही थी और वो उस चीज़ को नकारने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो बस अपने ही ख्याली पुलाव जो है बनाई जा रही थी कि जेंग फेमियान और कांग से सरन का ऐसा रिश्ता है, वैसा रिश्ता है। वो कभी सच्चाई से अवगत होना ही नहीं चाहती थी। मैडम यू के अकॉर्डिंग ऐसा था कि भाई उसने जो एक बार सोच लिया तो वो ही सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं। इतना सुनते ही लैन कुरैन भी गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं, मैडम यू, तुम कांग से सरन के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकती हो?
कांग से हम सब की अच्छी फ्रेंड थी। तुम्हें भी पता है कि कांग से मैं, तुम, किरण और वी चांग से कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि कांग से और जैंग फेमियान का कुछ होगा। कांग से हमेशा हम सबको एक भाई की नज़र से देखती थी और वह पहले से ही वी चांग से प्यार करती थी। तो फिर तुम इतनी कैसे अंधी हो गई कि तुम्हें दिखा ही नहीं कभी उन दोनों का रिश्ता। और याद करो उन पलों को तो तुम्हें खुद याद आ जाएगा कि तुम इतने सालों तक कितनी गलत थी। फिर मैडम यू पिछले पलों को याद करती है तो वो याद करती है कि कैसे हमेशा कांग से बस वी चांग से के अराउंड ही घूमा करती थी। कुछ भी हो हमेशा वी चांग से हमेशा कांग से चरण की बातों में वी चांग से शुरू होती और वी चांग से पे ही ख़त्म होती। यदि कोई और अल्फ़ा नहीं, कोई और दूसरा जो भी क्लान लीडर है या कुछ भी उसे अगर लाइन भी मार ले मतलब छेड़े भी तो वो इतना ऑफेंड हो जाती थी कि वो उसे मारने पे उतारू हो जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि वी चांग से उसे हंस कर दो बोल बोल बात क्या कर ली, वो पागलों की तरह नाचने लगती थी। और उसने मीन्स उस टाइम में कभी भी जियांग फेमियान या फिर कांग से सरन को एक साथ नहीं देखा। तो ये सब याद करते हुए अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। यह कहती हुई मैडम यू ज़मीन पे गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है प्लीज़ वी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और यह कहते हुए वो फिर से रोने लगती है। वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उसे आज जाके किसी ने सच्चाई से रूबरू कराया था। वो सच्चाई जो इतने सालों से उसकी आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गई थी। शायद वो कभी वो और वी चांग से कांग से सरन बहुत अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन जैसे जैसे वो शादी करके वी चांग से शादी करके जियांग क्लान आई तब तब जब उसने देखा कि जियांग फेमियान कांग से सरन से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं तो वो दोस्ती जैसे मानो कहीं गायब सी हो गई और एक तरह का अजीब सा जलन उसके सीने में पैदा होने लगा। और वह जलन इतना बढ़ गया कि वो भूल ही गई कि कांग से सरन का असली प्यार तो वी चांग से है ना कि जियांग फेमियान। यह सब सोचते हुए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ सब मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहकर वह अपने पास से एक खंजर निकालती है और अपने आप को मारने के लिए रेडी होती है। तभी जियांग फेमियान आते हैं उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं यू तुम क्या कर रही हो। तो मैडम ये कहती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गंदी हूँ, मैंने आपके साथ इतने बदसलूकी की, मैं हमेशा आपके बेइज्जती करती थी, हमेशा ये क्या कुछ नहीं कहा मैंने आपको, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं कहा मुझे, मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस संसार में रहूँ और मैंने वी का भी बहुत दिल दुखाया है। तो मैं अपने आप को इन सब से मुक्त करना चाहती हूँ और मैं प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं मरना चाहती हूँ। ये कह के वो अपने आप को दोबारा मारने वाली थी। इतने में यानली, जियांग चैन और विंग दौड़ के आते हैं और कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ माँ ऐसा कुछ मत करो। फिर विंग कहता है प्लीज़ आंटी कुछ मत करो, मैंने आपको हमेशा अपनी मदर की तरह देखा है और मैं नहीं चाहता कि अब आप भी मुझे छोड़ के चले जाएं, क्योंकि माँ बाबा तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। अब एक आप और जियांग अंकल ही हैं जो मेरे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, मैंने आपको माफ़ कर दिया। यह सुनकर मैडम यू विंग को गले से लगाती है और रोती है। वहीं दूसरी ओर लैन करेन, लैंची चैन और लानवांग जी पूरी फैमिली को देखते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो फाइनली मैडम यू को थोड़ा अक्ल तो आई। और लेकिन लानवांग जी मन में सोचता है कि शायद भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, क्योंकि यदि अगर मैडम यू ऐसा ना करती तो आज मैं अपने विंग के पास नहीं होता। यह कह के उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है और वो आगे देख रहा होता है। थोड़ी देर में मतलब मैडम यू भी शांत हो जाती है और सब लोग आके आराम से बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके जियांग फैमिली वहाँ पे एक दिन रहती है जिसमें विंग और जंग चैन यानली बहुत सारे ढेरों बातें करते हैं। मैडम यू आज पहली बार विंग से बातें करती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी जेलसी की वजह से कितने प्यारे बच्चे को हमेशा ही हर्ट किया है।
उसकी मासूमियत को मारा है। लेकिन वो अपने आप से वादा करती है कि अब से वो कभी भी विंग को हर्ट नहीं करेगी और ना ही किसी को करने देगी। और अगले दिन अब जो है यहीं पे सीन कट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो जियांग फैमिली है वह वापस जा रही है और विंग उन्हें सी ऑफ करता है। अब से लगभग एक हफ्ते के बाद लैंड क्लैन में रेड स्क्रॉल आता है। तो लैंड क्लैन उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि वो यानली के शादी का स्क्रॉल है और वो किसी और से नहीं, जिन क्लान के फर्स्ट हायर जिन जिशवान से है। विंग को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तो पागलों की तरह नाचने लगता है। लैन शिचन और लानवांग जी, लैन करेन ये सब देख के हंसने लगते हैं। तो वी कहता है, अरे वी लानवांग जी नाचो तुम भी, मेरी सॉरी शीजे की शादी है, वो भी उनके बॉयफ्रेंड से है। ये कहकर वो बहुत खुश होता है। उसे ऐसा करता देख सभी लोग खुश होते हैं। और इस तरह से एक हफ्ता भी वही बीत जाता है और लानवांग जी और वी गुशियान, लैन शिचन, लैन करेन सभी लोग यानली की शादी में जाते हैं। जिन क्लान, क्योंकि जिन क्लान ने कहा था कि शादी वहीं पे करेंगे, तो वहीं पे यानली की शादी होती है। यानली सबसे अपनी पूरे फैमिली से मिलके बहुत सबसे मिलके गले लगा के रोती है। उसके बाद विंग बहुत खुश होता है। वो अपनी यानली से कहता, सिस्टर से कहता है, शिजिए आखिरकार आपकी शादी हो गई अपने प्यार से। यानली आंखों में आंसू लिए हंसती है विंग की बात सुनकर और वह कहती है, और आशियान तुम्हारी भी? विंग कहता है, हाँ शिजिए मेरी भी हो गई मेरे लानवांग जी से। इतने में हम बाहर का सीन देखते हैं, मीन्स मैरिज हॉल में लानवांग जी सॉरी लान शिचैन कहीं जा रहा था, तभी वो किसी से टकरा जाता है। तो गेस करो वो कौन हो सकता है? अरे वो और कोई नहीं, जियांग चैन है। और वो लान शिचैन से कहता है, देख के नहीं देख चल सकते क्या? आंखें क्या पॉकेट में लेके घूमते हो? फिर वो लान शिचैन को देखता है और करके चला जाता है। लान शिचैन मन में कहता है, हाय क्या नखरे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा फैन फिक्शन यही ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कोई मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।